मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नवाज़। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 इसमें लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ली शैटलियर प्रिंसिपल। और उसके अंदर हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम हम इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इंतहाई आसान है, सिर्फ इसमें एक दो मेन पॉइंट्स हैं, अगर वो आप अपने माइंड में रख लेते हैं तो आपको ये मुकम्मल टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ये किस तरह से केसी के ऊपर इफेक्ट करता है, क्या केसी चेंज होता है या नहीं होता, या किस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहले एक कंडीशन है, आपने उस कंडीशन को अपने जहन में रखना है। वो कंडीशन क्या है? जो आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे गैशियस रिएक्शंस के लिए है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ये इक्वल नहीं होते। पहली बात कि आपके पास कब एप्लीकेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शंस, और उनके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ये भी क्या है, बराबर नहीं होने चाहिए। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, इसका जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शंस पे होता है, और उसके साथ साथ उनमें मौजूद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर होता है। अब पहली कंडीशन क्या है? जो रिएक्शन है वो गैशियस फॉर्म में रिवर्सिबल होना चाहिए, और दूसरा कि आपके पास उस रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बराबर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, SO2 गैस रिएक्ट कर रही है O2 गैस के साथ, आपके पास क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अगर आप इस रिएक्शन की तरफ देखें तो रिएक्टर्स में आपके पास टोटल मोल्स 3 हैं, प्रोडक्ट में टोटल मोल्स 2 हैं, यानी कि रिएक्टर्स के मोल प्रोडक्ट्स के मोल के बराबर है नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन गैसियस फेज रिएक्शन है। इसका मतलब है इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस इक्वेशन के ऊपर, तो आपके पास जब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है इसने, देन आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ये क्या है? ये कम है किस चीज़ से? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स से। आप ये सिंपली ये कह सकते हैं कि जब इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया है, उस वक्त जो आपके पास मिक्सचर का वॉल्यूम है वो कम है, और किससे? इनिशियल कंसंट्रेशन से या इनिशियल मोल से, किसके? आपके पास रिएक्टेंट्स के। एक पॉइंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। किसी भी चीज़ के अंदर अगर मोल्स किसी भी सब्सटेंस के, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो अगर किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने का मतलब क्या है? ज़्यादा का मतलब ये है कि उसमें पार्टिकल ज़्यादा है। जब पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसका मतलब है अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, तो रिएक्टेंट का अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है? ओवरऑल वो कम है। इसी रिएक्शन को जो बातें हमने की हैं आपको बुक पे लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है तो इस रिएक्शन का जो आपके पास वॉल्यूम है वो क्या है? वो आपके पास डिक्रीज नंबर ऑफ मोल। मोल कम होने का मतलब क्या है? मोल्स के कम होने का मतलब है कि आपके पास वॉल्यूम क्या है? वो वॉल्यूम कम हो चुका है। जब ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, तब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? कम। नंबर ऑफ मोल्स कम होने का मतलब क्या है? आपके पास वॉल्यूम में कमी आई है। किससे? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ
रिएक्टेंट्स टेकन इनिशियली, जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में जो आपके पास वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का वो कम है, किससे? रिएक्टेंट से। कौन से रिएक्टेंट, किस मिकदार से? जब हमने इनिशियली रिएक्शन को स्टार्ट करने से लिए हैं। कह रहा है इफ वन डिक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेस पे हमने ये एक बात लिखी है, ये एक पॉइंट हमने निकाला इसमें से। वो क्या है? देखिए, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देख रहे हैं तो आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है इसका वॉल्यूम कम है, किससे? रिएक्टेंट से। इसका मतलब जो रिएक्शन आगे मूव कर रहा है तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन में जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। तो जब आप मजीद क्या करेंगे, वॉल्यूम में मजीद कमी करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन आगे की तरफ ही मूव करेगा। यहाँ तक हमने सिंपली इस एग्जाम्पल को देखा है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं वो में क्या कहता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से। ये बेटा दो लाइंस इस टॉपिक की लाइंस हैं, इसको आपने याद रखना है। ये दो लाइंस की लाइंस हैं, इसको आप याद करेंगे कि इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन विल वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। कह रहा कि अगर आप क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं। प्रेशर को बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब है कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं यानी कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज करें। जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो आपके पास जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? वो कम है। रिएक्शन दोबारा सुन लें, ये की वर्ड है, की पॉइंट है, इसको अपने लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखना। अकॉर्डिंग टू ली शटले प्रिंसिपल हम कहते हैं कि जब आप किसी भी रिएक्शन का, वो रिएक्शन जो गैसियस फेज है जिसमें मोल्स इक्वल नहीं है उसकी बात की जा रही है, अगर उसका आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पर मोल्स क्या है? कम है। हम इसी चीज़ को आगे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर जी। तो अब हम इसी की एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। क्वांटिटेटिव अगबस इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको डिस्कस करते हैं। अगबस एक रिएक्शन दिया है जिसको हमने डिस्कस किया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, और इसमें अगबस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन अगबस क्या वो ये है। अब ये केसी एक्सप्रेशन किस तरह से आया है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हम डिफरेंट रिएक्शंस का जो केसी एक्सप्रेशन है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से उसको हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पर डिराइव नहीं करना, आपने ऑलरेडी जो सीख लिया है, इसलिए आप इस रिएक्शन इस केसी एक्सप्रेशन को खुद से इस तरह से याद करेंगे। हाँ, अगर आपको याद नहीं होता तो डेफिनेटली फिर आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए ताकि आप सॉल्व करके या आप इसको यूज़ कर सकें। अकॉर्डिंग टू दिस केसी एक्सप्रेशन, अगर आप देखें ये जो केसी एक्सप्रेशन है क्या है, ये केसी एक्सप्रेशन इस रिएक्शन का ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वॉल्यूम के ऊपर। अगर आप गौर करें तो इस केसी एक्सप्रेशन में आपके पास क्या चीज़ आ रही है? आपके पास वॉल्यूम मौजूद है। इसका मतलब ये केसी क्या है? ये केसी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपने उसी स्टेटमेंट को जो पढ़ी है हम उसको देखते हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं यानी कि वॉल्यूम को कम करें तो क्या होगा। देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रिएक्शन में जो वॉल्यूम है इसको डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होता है? वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आप ये देख रहे हैं कि आप अपर वैल्यू को वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि अपर वैल्यू को आप कम कर रहे हैं, और जब भी आप न्यूमिनेटर में वैल्यू को कम करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर ओवरऑल कम हो जाता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये बात डिस्कस की है केसी क्या है? केसी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसने कभी भी चेंज नहीं होना। अब हम वॉल्यूम को भी चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम को चेंज करने से हम ये कह रहे हैं कि केसी भी चेंज ना हो, फिर ऐसा क्या होगा कि आपके पास रिएक्शन का जो केसी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी।
उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपने इस वॉल्यूम को कम किया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस x को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना आप वॉल्यूम डिक्रीज करते रहेंगे उतना x की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। क्यों, उससे जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास केसी क्या रहेगा, केसी वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब इस केस में देखें कि जब आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, हमने कहा कि x बढ़ेगा। x क्या है, x यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। अब x के बढ़ने का मतलब क्या है, रिएक्शन की तरफ मूव करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने x को बढ़ाना है तो x कैसे बढ़ेंगे, x तब x वापस क्या है, प्रोडक्ट है, तो x को बढ़ाना है यानी कि प्रोडक्ट को बढ़ाना है। और प्रोडक्ट को बढ़ाने का मतलब कैसे बढ़ेंगे, जब रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखिए जरा दोबारा से गौर करें, हम ये कह रहे हैं कि जब आप इस गैसियस रिएक्शंस के अंदर आप वॉल्यूम को कम करेंगे, वॉल्यूम को कम करने से होना ये चाहिए कि केसी क्या हो जाए, ये कम हो जाए, लेकिन केसी क्या है, कांस्टेंट है, केसी कभी भी चेंज नहीं होगा। देन फिर क्या होगा, देन हमें इस x की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। x क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट तब इंक्रीज करेगी जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, मजीद प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी रिएक्शन जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप गौर करें, हमने भी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को कम करते हैं, देन रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। तो हम ये देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, हमें पता चल रहा है कि जब आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं यानी कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर मोल्स क्या है, जहां पर मोल्स कम है। तो आपने जस्ट उस स्टेटमेंट को याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग वापस क्या है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। अब जब v कम हो जाएगा, x बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल केसी क्या रहेगा, ये कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास केसी तो कांस्टेंट रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुई है। वो कैसे, वो किधर शिफ्ट हो रही है, राइट साइड पे। सेम आपके पास सेकंड एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसी को सेकंड जो नेक्स्ट एग्जांपल होगी उसको आपने एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दोनों एग्जांपल में जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखिए जब आप PCl5 को आप PCl3 और Cl2 में डिसोसिएट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो आपके पास पहले जो दो कंडीशन हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ी है, हम देखते हैं क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए जरा, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है। इसका मतलब है दोनों के मोल्स इक्वल है, नहीं है। दूसरी बात, ये रिएक्शन भी क्या है, ये रिएक्शन भी गैसियस फेज रिएक्शन है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो रही हैं। इस रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम होगा, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, नॉट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखें फॉर दिस रिएक्शन केसी क्या है, केसी आपके पास है x स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स ओवर v। यहाँ पर x क्या है, प्रोडक्ट है, v क्या है, वॉल्यूम है, a क्या है, इनिशियल मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स है। अब अगेन देखें इस रिएक्शन के अंदर, इस केसी एक्सप्रेशन के अंदर केसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर अगेन केसी ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आपके पास वॉल्यूम के ऊपर। क्या मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो केसी चेंज हो सकता है, लेकिन जो केसी क्या है, ये कांस्टेंट है, इसने चेंज नहीं होना। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन खुद को इस तरह से मूव करेगा कि आपके पास जो केसी है वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाए। जरा देखें अगेन हम उसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो जो वैल्यू कम करें वो कहाँ पे है, वो वैल्यू डिनोमिनेटर में है। तो जब आप नीचे वाली फ्रैक्शन के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू को कम करते हैं तो आपके पास आंसर क्या होता है, आंसर आपके पास ओवरऑल इंक्रीज कर जाता है। लेकिन हमने आंसर को इंक्रीज होने नहीं देना, मतलब क्या है कि हमने केसी को कांस्टेंट रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमें ये समझ आ रही है कि अगर आपके पास v क्या होगा, कम होगा, तो केसी क्या हो जाएगा, केसी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन केसी क्या है, केसी चूंकि कांस्टेंट है, हमने इसको बढ़ने नहीं देना। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमें इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम कर देंगे, इसका मतलब क्या है
केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये काम कैसे होगा, अब अगर हमने x को कम करना है, x को कम करने का मतलब क्या है, आपके पास डायरेक्शन किधर जाएगा, डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर दिस रिएक्शन जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से केसी क्या होगा, केसी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन केसी क्या है, कांस्टेंट, पुट कांस्टेंट कर लेता है, कांस्टेंट ही रखता है। क्योंकि आपके पास जो x है ये कम हो जाते हैं। x कम कैसे होते हैं कि आपके पास ज़्यादा डायरेक्शन ये मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि आपके पास अगर गौर करें तो इस साइड में मोल्स क्या है, ज़्यादा है, इस साइड में मोल क्या है, कम है। तो हमने स्टेटमेंट में ये पढ़ा था कि प्रेशर को इंक्रीज करने से, वॉल्यूम को डिक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर को जब बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का डिक्रीज होने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर मोल्स क्या है, कम है। तो जरा देखें, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, तो क्या मतलब है, मतलब यह है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर मोल्स कम है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, और केसी क्या है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। आपके पास एक और एग्जांपल है, डिसोसिएशन ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। वापस क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर अगेन अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू, केसी की वैल्यू सेम है, तो इसलिए आप इसको भी इसी तरह से जस्टिफाई करेंगे। आपके पास 2 बातें, एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पर देखें। एक्सेप्शनल केस क्या है, दोस गैसियस रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ मोल्स और ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट है वो ऐसे रिएक्शंस के ऊपर नहीं एप्लीकेबल, इवन कि वो गैसियस फेज ही क्यों ना हो। सपोज कर लें कि आपके पास कोई ऐसा गैसियस फेज रिएक्शन है जिसमें आपके पास मोल्स क्या है, मोल सेम है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है H2 एंड I2, ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और आपके पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी इस केस में देखिए ये रिएक्शन गैसियस फेज भी है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस फेज तो है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसमें मोल्स क्या है, इक्वल है। इस केस में इसको प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा। तो जो फर्स्ट हमने इनिशियल कंडीशन पढ़ी है वही एप्लीकेबल अगर नहीं होगी तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन इन विच पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर आइदर लिक्विड और सॉलिड आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अगर आपके पास रिएक्टेंट्स या जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि एक्वस फेज रिएक्शन है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में है, उस केस में भी आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता। तो अगेन वही बात है कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, कंडीशन को, कि जब हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं या प्रेशर पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम ये तभी एप्लीकेबल है जब मोल्स इक्वल नहीं होंगे और रिएक्शन क्या होगा, वो गैसियस फेज होगा। इसके बाद एक और इफेक्ट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या है, पहली बात कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमने पढ़ा है, कैटलिस्ट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हम रिएक्शन में ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो रिएक्शन आपके पास कंप्लीट होता है या प्रोसीड करता है एक लॉन्ग टाइम में, उसको शॉर्ट टाइम में प्रोसीड करवाने के लिए क्या करते हैं, हम उसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं ताकि उससे क्या हो जाए, उसका रेट इन्हेंस कर जाए। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस केस में जब आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, चूँकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो याद रखिएगा जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इंक्रीज करेगा, उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ये भी इंक्रीज कर देगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास दोनों डायरेक्शन में जो सिर्फ रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, और जब दोनों साइडों का, फॉरवर्ड का डायरेक्शन का और रिवर्स डायरेक्शन का, दोनों का जब रेट सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, उससे केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंपल आपने ये बात इसमें याद रखनी है। देखिए जरा, ए कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब नहीं होती और केसी वो वैसे कांस्टेंट है। तो आपके पास कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिएक्शन, इट इंक्रीज ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड ए reverse reaction and this reduces the time to attain the equilibrium state। जो आपके पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट सिर्फ ये एक काम करेगा कि वो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के रिवर्स जो आपके पास रिएक्शंस हैं उन दोनों का जो रेट है वो उसको इंक्रीज कर देगा। जब दोनों का रेट बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम जो काफ़ी टाइम के बाद अचीव हो रहा है वो जल्दी अचीव हो जाएगा और जल्दी अचीव होने के बाद आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए जल्दी वापस हासिल हो जाएगी और इसके अलावा कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं होगा। इस टॉपिक के अंदर आपकी जो असाइनमेंट है वो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल अभी सॉल्व की है ये है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए है, उसको थोड़ा सोचिएगा कि जब आप क्या करते हैं किसी आइस के ऊपर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो जल्दी से मोर टाइम को कंज्यूम किए बगैर वो जल्दी से लिक्विड की फॉर्म में चेंज होती है। उसके ऊपर वापस से यही इफेक्ट है जिसको आपने सोचना है। लेकिन आपकी फ़िलहाल ये एक असाइनमेंट है कि आपने इस टॉपिक को लर्न करना है, उसमें इन तीनों एग्जाम्पल्स को आपने दोबारा सॉल्व करना है। स्पेशली जो आपका डिसोसिएशन ऑफ N2O4 है इसको आपने लाजमी तौर पे एक्सप्लेन करना है। आफ्टर डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन, आप पहले आपको बुक में जो वैसे दिया हुआ है लेकिन आपकी रिवीजन हो जाएगी जब हमने केस से एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके लिए आप पहले इस केस से एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।